हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसके 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, 2 वीडियोस हम देख चुके हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो जो थी हमारी सार्थक अंक की, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए थे, लेकिन अभी तक सभी बच्चों का रिप्लाई नहीं आया है, सभी बच्चों ने उसके जवाब नहीं दिए हैं। तो फटाफट से उसको देखो और उसका रिप्लाई करो। अभी मैं तुम लोगों को उसके आंसर देने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस को सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए, वीडियो के बीच में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि 40.00 में कितने सार्थक अंक होते हैं। देखिए, मैंने तुमसे एक बात बताई थी कि कोई भी अशून्य संख्या के बाद जो जीरो आते हैं, कोई भी अशून्य संख्या के बाद जो जीरो आते हैं वो असार्थक होते हैं, असार्थक होते हैं। ठीक है, एक नियम तो ये बताया था, लेकिन एक नियम ये भी बताया था तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे कि कोई भी दो अशून्य संख्याओं या 2 सार्थक अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। यहां ये जीरो कैसा है? असार्थक। लेकिन दशमलव के बाद, ध्यान से सुनना, दशमलव के बाद आने वाले शून्य सार्थक होंगे, जबकि वो किसके बाद आ रहे हों? अशून्य संख्या के बाद। विशेष ध्यान रखना, दशमलव के बाद आने वाले शून्य असार्थक होंगे जब वो शून्य के बाद आ रहे हों, और अगर अशून्य के बाद आ रहे हों तो वो सार्थक होंगे। यानी कि ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। ध्यान से देख लेना, एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी, इसलिए मैं तुम्हें इसको ढंग से समझा रहा हूं। तो यहां पॉइंट के बाद आ रहे हैं जीरो, और यहां भी पॉइंट के बाद आ रहे हैं जीरो। इनको हम नहीं गिन रहे हैं, इनको गिन रहे हैं। क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि ये अशून्य के बाद आ रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? तो देखिए, ये सार्थक है, ये सार्थक है, और ये 4 जो है वो भी सार्थक है। हमने पॉइंट से पहले वाले जितने भी जीरो हैं उनको असार्थक बोला था, लेकिन नियम नंबर 3 या 3 में ये भी बताया था कि 2 सार्थक अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक होंगे, यानी कि ये वाला शून्य भी सार्थक होगा। इसलिए टोटल सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। कितने हो गई? 4। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन दिए थे लास्ट में, वीडियो के एंड में तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए थे, उन 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन कौन से हैं देखो। पहला है हमारा 3.240। पहला क्या है? 3.240। इसमें सार्थक अंक होंगे 4। चेक कर लो अपने अपने आंसर, सार्थक अंक होंगे 4। दूसरा क्वेश्चन है 3.001। कितने होंगे? 4। देखिए, दशमलव के बाद जीरो आ रहा है, यहां दशमलव के बाद जीरो आ रहा है और अशून्य के बाद है, इसलिए काउंट होगा। नेक्स्ट है हमारा 5.02 इंटू 10⁻³ ये सार्थक अंक की गणना में भाग नहीं लेते हैं, और ये सार्थक अंक की संख्या में गणना में भाग लेते हैं। वैज्ञानिक संकेतन में मैंने तुम्हें बताया था, रूल नंबर 4। तो 1 2 3 कितने हो गए सार्थक अंक? 3। नेक्स्ट है अपना 52.00 इंटू 10⁻² तो ये वाला संगणना में भाग नहीं लेगा। ये वाला जो है इसमें अपन काउंट करेंगे। 52.00 में चारों अंक सार्थक हैं, ये लीजिए। नेक्स्ट है अपना 0.103 इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इंटू 10⁻³ देखिए, ये हो गया हमारा काउंटेबल और ये नॉन काउंटेबल। देखिए, जीरो पॉइंट के बाद जो जीरो आ रहे हैं वो काउंट होंगे, पॉइंट से पहले जो जीरो आ रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे। ये सार्थक, ये सार्थक, ये सार्थक, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 3। तो ये हो गए हमारे आंसर। चेक कर लो, जिसने कमेंट्स में लिखे हैं वो भी चेक कर लो, जिसने नहीं लिखे हैं वो भी चेक कर लो। कम से कम सॉल्व तो किया होगा। ठीक है, तो अपने आंसर से एक बार देख लो, उसके बाद चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, चलिए।
अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम, जो भी हम केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस पढ़ते हैं, अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, उन अभिक्रियाओं में कोई भी दो पदार्थ, दो अणु, दो यौगिक अभिक्रिया करते हैं, दो से ज़्यादा यौगिक अभिक्रिया करते हैं, वो किस अनुपात में हम उनको ले रहे हैं, अभिक्रिया की जो समीकरण लिख रहे हैं वो संतुलित समीकरण लिख रहे हैं, और संतुलित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कितने मोल काम में लेंगे, कितने अणु काम में लेंगे, उन सबको समझने के लिए केमिस्ट्री में 4 नियम दिए गए थे। कितने नियम दिए गए थे? 4 नियम। वो 4 नियम जो हैं वही कहलाते हैं हमारे रासायनिक संयोजन के नियम, जिनमें से 2 नियम तो हैं हमारे वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है 2 नियम। पहले 2 नियम इजी हैं, आसान है। बाद के जो 2 नियम हैं उनमें हमको प्रॉब्लम आती है, उनमें कंफ्यूजन रहता है। आसान बना देंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल आसान बना देंगे, लेकिन कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है। तो उनको स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हुए चलेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। 4 नियमों की मैं एक ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए 4 नियमों की मैं एक बार 4 वीडियो अलग अलग बनाऊंगा। 4 वीडियो तुम्हें अलग अलग मिलेंगी, तो एक नियम को तुम आसानी से सर्च कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। तो 4 नियम कौन कौन से हैं ये देख सकते हो। ये 4 नियम है अपने, इनमें से हमारा जो पहला नियम है वो कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये हमारा पहला नियम है, पढ़ रखा होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पढ़ रखा है, द्रव्यमान संरक्षण का भी पढ़ रखा होगा भाई। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सेम ऊर्जा संरक्षण के नियम के जैसा है। ऊर्जा के शब्द की जगह द्रव्यमान शब्द काम आ जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण की बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मैं परिभाषा बोल रहा हूं, साथ के साथ नोट कर लेना, पहले परिभाषा नोट कर लेना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है यानी बनाया जा सकता है, न ही द्रव्यमान का नाश या नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या करते हैं अपन? अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, इतना ही लिखना है। द्रव्यमान को न तो, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरी लाइन एरो लगा के एक तीर लगाइए नीचे और उसमें लिखिए, दूसरी लाइन क्या लिखेंगे कि टोटल ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है, ब्रह्मांड का टोटल द्रव्यमान निश्चित है। अभी जैसे हम ये चौक काम में ले रहे हैं, ये चौक क्या होगा? ऐसे थोड़ी ना रहेगा, ऐसा थोड़ी ना रहेगा। इसको हमने काम में लिया, घिस गया, लेकिन बन गया इसका पाउडर। वो पाउडर रूप में कहां चला गया? धरती पे। रहेगा तो ब्रह्मांड में ही। आई बात समझ में? जैसे हमने नमक को घोल दिया, बोलो साहब नमक तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, नमक पानी में घुल गया है, पानी में घुल गया, वो है ब्रह्मांड में ही। यानी कि टोटल जो द्रव्यमान है वो निश्चित रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने 100 ml पानी लिया, कितना लिया? 100 ml जल, 100 ml जल, उसमें मिला दिया हमने 50 ml और 50 ग्राम NaCl, नमक, ठीक है।
100 ml को हमने अलग तोल लिया, या 100 ग्राम बोल दो, इसको जोड़ना है ना अपन को, ग्राम बोल लेते हैं। 100 ग्राम जल लिया, 50 ग्राम NaCl लिया, तो इन दोनों को हमको हमने जोड़ा, जोड़ने पर हमको प्राप्त हुआ 150 ग्राम विलयन। कैसे किया कि 100 ग्राम जल अलग तोला, 50 ग्राम नमक को अलग तोला, अब उन दोनों को मिलाने के बाद फिर तोला, जो विलयन बना। अगर वो 150 ग्राम प्राप्त होता है, 150 ग्राम प्राप्त होता है, तो इसका मतलब वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। एक रिएक्शन के तौर पे देखते हैं, एक रिएक्शन के तौर पे देखते हैं कि NaOH प्लस HCl बन गया NaCl प्लस H2O। ठीक है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा करते थे, बहुत आसान सी, एक 10वीं क्लास में अपन। ठीक है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की अभिक्रिया करवाई अपन ने, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई, लवण और जल बन गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए इसके अंदर मान लीजिए हमने 10 ग्राम इसको लिया, 10 ग्राम इसको लिया, तो ये टोटल जो द्रव्यमान होगा इन दोनों का वो 20 ग्राम होना चाहिए, और 20 ग्राम ही होता है। कैसे किया? एक प्रकनली में या बीकर में 10 ग्राम NaOH लिया, दूसरे बीकर में हमने 10 ग्राम क्या लिया? HCl लिया। उन दोनों को 10-10 ग्राम तोलने के बाद एक तीसरे बीकर में दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद उनको ऐसे घोल दिया। घोलने पर जो अभिक्रिया हुई उससे हमको उत्पाद प्राप्त हुए NaCl और H2O, NaCl और H2O। तो उन दोनों का जो मिश्रण बना, उस मिश्रण को अगर हम तोल के देखें, तो वो मिश्रण का द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा? 20 ग्राम प्राप्त होगा। अब ये बात अलग है, ये मत सोचना साहब 20 की जगह 19 ग्राम प्राप्त हुआ हमको, तो 19 ग्राम प्राप्त हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो अपन करवा रहे हैं वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलने के दौरान जो ये जल बना है वो थोड़ा सा वाष्पित हो सकता है और वो वाष्प के रूप में बाहर निकल सकता है। इसलिए जो पात्र तुम ले रहे हो उसको ढक के काम में लो, जैसे ही मिलाया और उसको ढक दो। ठीक है, कवर्ड होना चाहिए ताकि वो वाष्प के रूप में जल बाहर नहीं निकले। वाष्प जो बाहर निकली है वो भी काउंटेबल है, ध्यान रखना। तो 20 ग्राम में वो भी काउंट होगी। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं बहुत आसान से एग्जांपल ले रहे हैं अपन। 2H2 प्लस O2 2H2O। अब बोलो साहब ये तो गैस है, ये दोनों गैस हैं और ये जल जो है वो द्रव है, तो गैस को कैसे ना तोलेंगे अपन? तोल लो ना यार, कहाँ दिक्कत आ रही है? किसी भी पात्र में या किसी भी ढके हुए पात्र में, एक छोटे सिलेंडर में गैस जो भरी हुई है उसको तोल लो। ठीक है, दोनों को तोलने के बाद जो खाली सिलेंडर है उसको तोल लो और बाद में जाके जल बना दो। जल बनने के बाद उसको जब अपन वेट करेंगे तो वो सेम प्राप्त होगा, यानी इन दोनों के योग के बराबर। तो कहने का मतलब क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया में काम आने वाले अभिकारक अणुओं का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद के अणुओं का कुल द्रव्यमान होता है। समझ में आ गई बात? अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान इज इक्वल टू उत्पाद अणुओं का कुल द्रव्यमान। अब इसको देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, किस तरह से समझाते हैं वो देखना ढंग से। कि हमने एक अभिक्रिया लिखी, हमको फटाफट समझा दिया जाता है, 2 मिनट के अंदर खत्म कर दिया जाता है। हमने प्रैक्टिकली समझा इसको। हमने क्या किया इसमें कि H2 का मतलब मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, आणविक द्रव्यमान, अणुभार लिख दिया। बोलो साहब ये हो गया 4 ग्राम प्लस ये हो गया 16 दूनी 32 ग्राम। अणुभार लिख रहा हूं मैं। ये कितना हो गया? 4 और कितना हो गया? 32, 36 ग्राम। तो इस तरीके से 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम इज इक्वल टू 36 ग्राम। अरे भाई एक बात बताओ मेरे को कि ये संतुलित तो हमने अब की है, संतुलित तो हमने अब की है। मैं एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख देता हूं। मैंने तुमसे सीधे हिंदी में बोल दिया, इनको प्रतीक के रूप में लिखने के बजाय कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गया जल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और जल बन गया। अब हाइड्रोजन कितनी ली, ऑक्सीजन कितनी ली, जल कितना बना, ये तो नहीं बताया ना।
ये तो रिएक्शन लिखने के बाद हम देखेंगे और हम उसको फिर संतुलित करेंगे। संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, न कि अभिक्रिया संतुलित है इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम दे रहे हैं। समझना इस बात को। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए हम इसको संतुलित करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। तो बैलेंस रिएक्शन अपन ने यहां इसलिए लिखी है ताकि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम ये हमको साफ इसमें दिख सके, स्पष्ट हो सके। ठीक है, हो गया क्लियर? समझ में आ गया होगा पहला नियम। कोई भी रिएक्शन लिखो, कोई भी, उसमें अभिकारक अणु जितने भी हैं उनमें परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू उत्पाद अणुओं में कुल परमाणुओं की संख्या। अगर तुम्हारी बराबर आ जाती है तो अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, और अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी। क्लियर हो गई बात? चलो इसको उतार लो एग्जाम्पल को, और जैसे और एग्जाम्पल लेना तुम चाहो तो देखो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2। देखिए एक रिएक्शन लिखी हमने कि इसमें देखो कैल्शियम का जो अणुभार परमाणु भार होता है, कैल्शियम का कितना होता है 40 मान लेते हैं, वैसे 41 होता है, 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32, 16 हो गया, दो परमाणु ऑक्सीजन के तो 16 दूनी 32, हाइड्रोजन एक और एक दो, ठीक है, प्लस कार्बन कितना है 1 मतलब 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2 मतलब 16 दूनी 32। कैल्शियम कितना है 40, 12, 16 × 48, 2 प्लस 16। काउंट कर लो कितने हो गए 40, 32, 72, 2 74, 12 86 और 2 88 और 30 कितने हो गए 118 हो गया क्या? जरा चेक करो तो यहाँ कितने होते हैं 48, 12, 60, 40, 100 और ये 18, 118। तो इधर का जो द्रव्यमान आया, अभिकारक अणुओं का जो द्रव्यमान आया, अणुभार, वो किसके बराबर है? उत्पाद अणुओं के अणुभार के बराबर। इसको देख के हम बोल सकते हैं कि हमारी अभिक्रिया संतुलित है, हमारी अभिक्रिया संतुलित है। अगर ये बराबर नहीं आते तो हम कह सकते थे कि हमारी जो अभिक्रिया है वो संतुलित नहीं है, अभिक्रिया संतुलित नहीं है, उसको संतुलित करने की आवश्यकता है। पहली चीज तो ये कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसमें पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए पहला तरीका तो ये हो गया कि इनके अणुभारों का योग कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम यहां से भी देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, पहले ही चेक कर लो। ये काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए परमाणु की संख्या देख लो, कैल्शियम कितने हैं अभिकारकों में, अभिकारकों में कैल्शियम कितने हैं 1, इधर कितने हैं 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये रहे और 2 ये रहे, 4, 3 और 1 4। हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं 1। जब परमाणुओं की संख्या बराबर है, जब परमाणुओं की संख्या बराबर है तो ऑब्वियसली यार उनके परमाणु भार अणुभार समान आएंगे, और जब परमाणु भार या अणुभार समान आएंगे तो योग भी बराबर आएंगे, और हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो है उसका पालन होगा, 100% होगा, और हम कह सकते हैं कि हमारी अभिक्रिया संतुलित है। बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पे, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ये पूछ लिया जाता है कि कहां काम आया, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, या अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। परिभाषा मैंने तुम्हें पहले लिखवा दी थी, ये 2 एग्जाम्पल उतार सकते हो। पहला नियम खत्म, दूसरा नियम अपन अगली वीडियो में देखेंगे, चाहे 10 मिनट की हो या 5 मिनट की हो या 20 मिनट की हो वीडियो, लेकिन अलग अलग नियम के लिए अपन अलग अलग वीडियो देखेंगे। चलो उतार लो इसको।